हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू स्टडी आईएएस। आई होप यू आर डूइंग वेल। स्वागत है आपका द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस में। आज है 13 जुलाई 2022। आज की जो न्यूज़ है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। थोड़ा बड़ा आज पेपर था बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज का हमें पेपर देखने को मिला, तो उसको हम आज डिस्कशन में लेने वाले हैं। पर डिस्कस करने से पहले आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, बी सो बिजी इम्प्रूविंग योर सेल्फ दैट यू हैव नो टाइम टू क्रिटिसाइज अदर्स। इतने ज़्यादा बिजी हो जाओ अपने आप को इम्प्रूव करने में कि आपके पास टाइम ही नहीं बचे कि आप और चीज़ों के बारे में सोच सको, किसी को क्रिटिसाइज़ करने के बारे में सोच सको, नीचा दिखाने के बारे में सोच सको। बल्कि अपने आप को इस लायक बनाओ, इतना इम्प्रूव करो कि आप दूसरों की मदद कर सको। इसी नोट पर हम पेज नंबर 1 पर चलते हैं। आज आया है 8 अबव 7% रिटेल इन्फ्लेशन स्टेज स्टबन। इंडिया की जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो हमें अबव 7% ही देखने को मिल रही है, यानी वो उतनी ही ज़्यादा है। अभी भी हमारा जो इन्फ्लेशन का दर है वो हमें कम करने की ज़रूरत है। पर ये है कि हाँ, जून में हमें थोड़ा सा वो कम देखने को मिला एज़ कम्पेयर टू मई के अंदर इट वॉज 7.04%, वेर एज जून के अंदर हमें 7.01% देखने को मिला। बट फिर भी जो इन्फ्लेशन है दैट इज़ मोर, एंड देयर फोर जो सिचुएशन है वो अभी भी अलार्मिंग है। हमें हाई कॉस्ट ऑफ सीरियल, वेजिटेबल, टमाटो, मिल्क, मीट, ठीक है, नॉर्मल जो हमारी कॉमोडिटीज़ होती हैं डे टू डे लाइफ में, हम देख सकते हैं कि उनके प्राइजेस बढ़ गए हैं। तो दैट्स नथिंग बट इन्फ्लेशन। तो ये हमें एक आर्टिकल देखने को मिला। पेज नंबर 1 पर एक और आर्टिकल है, मिनिस्ट्री टेक्स अप ट्रांसजेंडर पायलट्स केस। देखो, इसको हमने पहले भी डिस्कशन में लिया था। इसके अंदर था क्या, ये एक इंसान है 23 साल के, एडम हैरी, एंड इन्होंने क्या किया, ये कमर्शियल पायलट बनना चाहते हैं, उसके लिए लाइसेंस चाहते थे। बट डीसीजीए ने क्या बोल दिया है, इनको कहीं ना कहीं मना कर दिया कि इनको नहीं मिलेगा लाइसेंस, कमर्शियल पायलट के रूप में ये नहीं आ पाएंगे। एंड ये माना जा रहा है वेरी मच डिस्क्रिमिनेटरी, एंड बोला जा रहा है कि ये वॉयलेट करता है लॉ को ऑफ द राइट्स ऑफ द ट्रांसजेंडर पीपल। तो इसी के बारे में जो यूनियन सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री है, उन्होंने बोला है कि ये बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटरी है, इसको हटाना चाहिए। ऑल्सो प्रॉपर वे में समझना चाहिए पूरे इशू को, एंड उसी के बाद कोई डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि ये जो इंसान है ये उड़ना चाहते हैं, ही वांट टू फ्लाई, एंड ही वांट टू फ्लाई एज ही इज़, ठीक है, ना कि अपनी ये आइडेंटिटी चेंज करके करना चाहते हैं। डीसीजीए ने ये चीज़ बोली कि ये ग्रोथ हार्मोन्स लेते हैं एंड उसकी वजह से हम इनको मना कर रहे हैं, बट ये डिस्क्रिमिनेटरी है। इसलिए मिनिस्ट्री ने बोला कि इनके ऊपर प्रॉपर आप स्टडी करो, ध्यान दो। एंड उन्होंने बोला कि इनका डीसीजीए का जो जजमेंट है दैट इज़ अगेंस्ट द जजमेंट जो कि सुप्रीम कोर्ट ने दिया था इन नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी केस, ठीक है। एंड जिसके अंदर क्या बताया जा रहा है, रीस्टेट करा जा रहा है ट्रांसजेंडर पर्सनस प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट ऑफ 2019, ठीक है। इसलिए इसको बोला जा रहा है कि ये डिस्क्रिमिनेटरी है। द मिनिस्ट्री हैज़ डिटेल्ड द स्टेप्स द डीसीजीए शुड अंडरटेक टू क्रिएट स्पेशल प्रोविजन, ठीक है। मिनिस्ट्री ने बोला है कि डीसीजीए को कुछ प्रॉपर चीज़ें करनी चाहिए, जैसे कि सबसे पहले तो दे शुड इंक्लूड प्रोवाइडिंग द ऑप्शन फॉर मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर पर्सन का भी जो होना चाहिए वो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई इंसान ट्रांस है एंड वो फीमेल कैटेगरी में जा रहा है या मेल कैटेगरी में जा रहा है, नहीं, उनके लिए आप प्रॉपर एक कैटेगरी बनाओ, उनके लिए प्रॉपर उसके अंदर जॉब का प्रोविज़न होना चाहिए, पूरी गाइडलाइंस होनी चाहिए, एंड लाइसेंसिंग होनी चाहिए प्रॉपर, ऐसे होना चाहिए पूरा काम। एंड उसके बाद इन्होंने ये भी बोला है कि क्या करो, मेडिकल स्टैंडर्ड्स को सेट करो, एविएशन सेफ्टी रेगुलेटर टू डेवलप मेडिकल स्टैंडर्ड स्पेशली इन केसेस जहाँ पर जेंडर आपका कहीं ना कहीं अफर्म किया जा रहा है या जेंडर आपका जानने की कोशिश करी जा रही है, वहाँ पर प्रॉपर मेडिकल स्टैंडर्ड्स को बनाओ। ऐसा नहीं कि आप किसी के साथ डिस्क्रिमिनेटरी बिहेव करो, बार 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 बोलो कि नहीं आप मेडिकल टेस्ट दो, मेडिकल टेस्ट दो, ये भी ठीक नहीं है। एंड रिव्यू करो ऑन दी हार्मोन थेरेपी, ये अगर कोई हार्मोन थेरेपी ले रहे हैं तो उसको प्रॉपर रिव्यू करो। देखो, अब अगर हम यूएस की बात करें ना, यूएस के अंदर ये चीज़ बोली गई है कि आप ट्रांस हैं कोई मैटर नहीं करता, आपको बस टैलेंटेड होने की ज़रूरत है, आपको स्किलफुल होने की ज़रूरत है, आप एक कमर्शियल पायलट बन सकते हैं। ऑल्सो अगर आप हार्मोन थेरेपी ले रहे हैं उस टाइम पर भी आपको मना नहीं किया जाएगा, आपको डिनाई नहीं किया जाएगा। तो जब और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो इतना ज़्यादा आगे बढ़ चुकी हैं तो हमें भी आगे बढ़ना चाहिए, एंड वी शुड हैव मोर प्रोविजंस फॉर ट्रांसजेंडर पीपल, जिससे वो और आगे बढ़ सकें अपनी लाइफ में, ना कि हम डिस्क्रिमिनेशन दिखाएं। तो इस आर्टिकल के अंदर यही था। पेज नंबर 3 पर हमें एक आर्टिकल देखने को मिला, दिल्ली सेंटर रो एससी एग्रीज टू हियर प्ली। देखो, इसमें क्या हुआ है, दिल्ली सरकार ने एक रिक्वेस्ट करी है सुप्रीम कोर्ट को कि अर्जेंटली उनकी बात सुनो कि क्या हो रहा है। अभी सेंटर एंड दिल्ली गवर्नमेंट के बीच में इस चीज़ के ऊपर टसल स्टार्ट हो गया है कि किसके ऊपर कंट्रोल है, ब्यूरोक्रेट्स का या ऑफिसर्स का, किसके ऊपर कंट्रोल है, एडमिनिस्ट्रेशन का। और देखो, दिल्ली एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में पहले भी लड़ाइयाँ हो चुकी हैं,
लड़ाइयाँ इसी बात पर होती हैं कि दिल्ली सरकार बोलती है हमारे पास पावर्स नहीं है, हमें पावर दो या तो हमें स्टेटहुड दो, क्योंकि यूनियन टेरिटरी बनने के बाद भी हमारे पास कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ की बात बोली जाती है कि हमें पुलिस का अधिकार नहीं है, पब्लिक ऑर्डर नहीं है हमारे हाथ में, लैंड नहीं है। तो उससे ऐसा लगता है जैसे वी आर अ किंग विदाउट अ किंगडम, हमारे पास, हम राजा तो हैं पर हमारे पास राज करने के लिए जगह ही नहीं है, वी डू नॉट हैव द किंगडम। तो इससे रिगार्डिंग ये चीज़ आई है। तो देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वाई इज़ देयर अ डिमांड फॉर कंप्लीट स्टेटहुड, इसको हमें समझना ज़रूरी है। जीएस पेपर नंबर 2 से रिलेटेड है। तो स्टेटहुड विल मेक द कंट्रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लीटली अंडर द स्टेट गवर्नमेंट। अगर दिल्ली सरकार को स्टेटहुड मिल जाती है तो होगा क्या, स्टेट गवर्नमेंट की तरह वो एक तरीके से वर्क करेंगे, एंड जो चीज़ें उनके एम्बिट से बाहर आ गई हैं वो कहीं ना कहीं उनके पास आ जाएंगी, उनके पास उसका अधिकार आ जाएगा, अथॉरिटी आ जाएगी। एंड इसीलिए शायद जो दिल्ली गवर्नमेंट है वो बार बार स्टेटहुड की डिमांड करती रहती है। उसके बाद जो लैक ऑफ कंट्रोल है पुलिस के ऊपर, पब्लिक ऑर्डर के ऊपर, लैंड के ऊपर, वो भी इनको मिल जाएगा। फिर उसके बाद इनको और भी ज़्यादा बेटर होगा, जैसे ब्यूरोक्रेट्स की बात हो गई, ठीक है, वो उनके अंडर आ जाएंगे, वो उनके ऊपर प्रॉपर डिसीजन ले पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए दिल्ली सरकार बार बार ये चीज़ बोलती रहती है। और जो हमें टसल देखने को मिलती है सेंटर एंड दिल्ली गवर्नमेंट के बीच में। तो ये एक आर्टिकल है जिसके बारे में आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा होना चाहिए, दिल्ली कैसे डिफरेंट है इस चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए कि मेनली जो पुलिस है, पब्लिक ऑर्डर है एंड लैंड है वो दिल्ली के कंट्रोल में नहीं है। पेज नंबर 6 पर एडिटोरियल में हमें एक एडिटोरियल देखने को मिला, अ न्यू जुडिशियल डिवाइस फॉर कंप्लीट जस्टिस। मोहम्मद जुबैर जो को फाउंडर है ऑल्ट न्यूज़, उनसे रिलेटेड था। ये बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल ग्रांट कर दी थी, इंटरिम बेल ग्रांट कर दी थी, पर हुआ क्या कि उनको फिर से कहीं ना कहीं केस के अंदर फंसा दिया गया बाय द दिल्ली पुलिस। तो यहाँ पर एक सवाल उठा बहुत बड़ा सा कि क्या जो सुप्रीम कोर्ट है वो हेल्पलेस है, अगर वो अपना ये जो है बेल का ज्यूरिस्डिक्शन इसको कहीं अप्लाई करती है तो क्या होता है कि जो दूसरी जो होती हैं, ठीक है, हमें देखने को मिलता है कि एफआईआर बार बार लॉन्च हो जाती है, क्या किसी और केस में किसी इंसान को फंसा दिया जाता है। तो ये चीज़ ठीक नहीं है। यहाँ पर बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट को वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल टॉप कोर्ट्स में कहीं ना कहीं माना जाता है, एंड उनके पास ज्यूरिस्डिक्शन है टू इशू द रिट्स अंडर आर्टिकल 32। ठीक है, आर्टिकल 32 के अंदर क्या है, उनके पास रिट की ज्यूरिस्डिक्शन है, वो डिफरेंट रिट्स को इशू कर सकते हैं, जैसे हेबियस कॉर्पस, सर्ट्यूररी, मैंडमस, क्वो वारंटो, ठीक है, ये सब इसके अंदर आती हैं। एंड ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन है उनके पास अंडर आर्टिकल 131 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और भी हैं, देखो आर्टिकल 132 हो गया, 133 हो गया, 134 हो गया, 136 हो गया। ये सब क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट की जो पावर है उसको वाइडन करने की कोशिश करते हैं, एंड बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, नेसेसरी ऑर्डर्स को लेकर आ सकता है कंप्लीट जस्टिस को इन रियलिटी लाने के लिए। ठीक है, ये आर्टिकल 142 में लिखा गया है। बट अभी क्या हो रहा है, हमें सुप्रीम कोर्ट हेल्पलेस होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि इंडिविजुअल लिबर्टी कहीं ना कहीं हमें पीछे जाती हुई नज़र आ रही है। एंड देखो यहाँ पर ये बोला गया है कि ऐसा होगा तो जितने भी जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनका क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा वीक पड़ जाएंगे प्रिजन में रहते रहते, क्योंकि उनको बेल जो है वो ग्रांट करने के लिए वो बार बार बोलते रहेंगे एंड बार बार उसको रिजेक्ट होता रहेगा, तो उनकी इंडिविजुअल लिबर्टी बचेगी ही कहाँ। द जेल ज्यूरिस्प्रूडेंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव इफेक्टिवली सरपासेस द कोर्ट बेल ज्यूरिस्डिक्शन। ठीक है, यहाँ पर हमें ये चीज़ देखने को मिली है, एंड इसकी वजह से ये पूरा आर्टिकल आया। द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जब उसकी हम बात करते हैं तो उसमें क्या ज़रूरत है, हमें उसको और भी ज़्यादा इंक्लूसिव बनाने की ज़रूरत है, और भी ज़्यादा बेटर फॉर्मेशन में वो आए इसकी ज़रूरत है। हमें ज़रूरत है कि वो रूल ऑफ लॉ के बिहाफ पर चले, पर अभी क्या देखने को मिल रहा है, रूल बाय लॉ चल रहा है। अब देखो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इंडिविजुअल लिबर्टी को कहीं ना कहीं सस्टेन करने के लिए उनको बेल ग्रांट करी, पर इन रियलिटी उनको इंटरिम बेल मिल ही नहीं पाई। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ बोला जा रहा है कि रूल ऑफ लॉ कहाँ है, रूल बाय लॉ देखने को मिल रहा है यहाँ। तो फिर ऑल्सो ये कहीं ना कहीं नेशन का जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है उसके ऊपर कहीं ना कहीं एक हमें एक अटैक देखने को मिलता है। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट शुड बी एबल टू इवॉल्व अ मैकेनिज्म। यहाँ पर बोला गया है कि इनको क्या करने की ज़रूरत है, कोर्ट्स को एक मैकेनिज्म लेकर आए जिससे वो इन सब चीज़ों को ट्रेस कर सकें, इन सब चीज़ों को बचा सकें। ठीक है, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को उनकी जो इंडिविजुअल लिबर्टी है उसको दे सकें। ऑल्सो मल्टीपल एफआईआर जो उनके ऊपर आ जाती हैं उसके ऊपर कहीं ना कहीं ध्यान दें। ऑल्सो ये देख सकें कि कहीं फॉल्स नोशन तो नहीं लग रहा उनके ऊपर। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर बोली गई है।
एंड इम्पेरेटिव टू इवॉल्व एन इफेक्टिव jurisprudence ऑफ कंप्लीट जस्टिस बाय फोकसिंग ऑन पब्लिक पर्सनल लिबर्टी। यहाँ पर ये चीज़ बोली गई है कि कंप्लीट जस्टिस को अगर देना है तो आपको पर्सनल लिबर्टी पर भी कहीं ना कहीं ध्यान देना पड़ेगा, तभी आप पॉलिटिकल प्रिजनर्स को जो उनकी हेल्प चाहिए, ठीक है, वो आप उनको प्रोवाइड कर पाओगे। एंड ये जो बार बार FIRs लग जाती हैं इनके ऊपर, ठीक है, उससे कहीं ना कहीं जो आर्बिट्री मैनर में भी अगर देखने को मिल रही है तो उसको भी चेक किया जा सकता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आर्बिट्री मैनर में लगा दी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इस आर्टिकल में थी। फिर पेज नंबर 6 पर एक और आर्टिकल आया, राइटफुल चैलेंज। इसके अंदर क्या है, देखो ट्विटर से रिलेटेड हमने पहले भी डिस्कशन में लिया है। कर्नाटका हाई कोर्ट ने अभी और भी बातें बोली हैं। हुआ क्या है, बेसिकली यूनियन गवर्नमेंट ने बोल दिया ट्विटर को कि क्या करो, ब्लॉक कर दो 1474 अकाउंट्स एंड अराउंड 175 ट्वीट्स। एंड बोला है कि वो किसके अगेंस्ट है, वो हमारी सिक्योरिटी के अगेंस्ट है या हमारे देश की इंटीग्रिटी के अगेंस्ट है, ठीक है। बट ट्विटर ने क्या किया है, दे हैव मूव्ड कर्नाटका हाई कोर्ट रिगार्डिंग दिस, एंड उन्होंने बोला है कि हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, ना कोई मैकेनिज्म है ना प्रॉपर है। ऑल्सो जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, जो कि आर्टिकल 19 के अंदर हमें देखने को मिलता है, वो कहीं ना कहीं वॉयलेट हो रहा है अगर हम ऐसा कुछ भी करते हैं, ठीक है। तो इससे रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा टसल चल रहा है। एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, जैसे कि जब फार्मर्स का प्रोटेस्ट चल रहा था उस समय पे जो फार्मर्स हैं वो बहुत ज़्यादा एजिटेटेड थे एंड फार्म लॉज के खिलाफ वो बहुत ज़्यादा ट्वीट एंड ऑल कर रहे थे। तो हमें जो ब्लॉक करने वाली जो अकाउंट्स हैं उनके अंदर बहुत सारे अकाउंट्स इन लोगों के भी हैं। तो ट्विटर वही कह रहा है कि ऐसे तो कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, हमें चीज़ों को ध्यान से देखना पड़ेगा। ऑल्सो सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द सेक्शन 69A ऑफ IT एक्ट। इसको हमने पहले भी डिस्कशन में लिया था। इसके अंदर क्या है, इस IT एक्ट के अंदर कि ये एम्पावर करता है गवर्नमेंट को कि वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं ऐसे किसी भी कंटेंट को जो कि ऑनलाइन अवेलेबल है, अगर वो इंटरेस्ट ऑफ द सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ नेशन के खिलाफ है, सिक्योरिटी ऑफ नेशन के खिलाफ है, फ्रेंड रिलेशन विद फॉरेन स्टेट या पब्लिक ऑर्डर को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। अगर पब्लिक ऑर्डर एंड नेशनल सिक्योरिटी की बात आएगी तो सरकार कुछ भी कर सकती है अंडर सेक्शन 69A ऑफ IT एक्ट, ठीक है। यहाँ पर इस चीज़ को कहीं ना कहीं कोट कर रही है सरकार एंड इसके रिगार्डिंग कह रही है कि इसी के रिगार्डिंग हमारे पास अधिकार है एंड इसलिए हम कह रहे हैं कि आप इन चीज़ों को रिमूव कर दो। वेरएस ट्विटर कह रहा है कि मैं रिमूव तो कर दूं, आप प्रॉपर गाइडलाइंस बताओ, क्या आपका बेसिस है जिनके बिहाफ पर आपने इनको चूज़ किया है एंड आप इनको हटाने की बात कर रहे हो। तो ये यहाँ पर टसल है, इससे ज़्यादा इसके अंदर कुछ नहीं था क्योंकि आर्टिकल 19 से रिलेटेड हमें ये आर्टिकल देखने को मिला, इसलिए हमने इसको डिस्कशन में लिया है। द स्केल ऑफ म्यूनिसिपल फाइनेंसेस इज़ इनएडिक्वेट। देखो ये वाला जो आर्टिकल है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये एक आर्टिकल है। इस आर्टिकल के अंदर जो हमारी अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं उनके बारे में बताया गया है। देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट विच वॉज पास्ड इन 1992, वो कहीं ना कहीं बात करता है सेटिंग अप ऑफ द ULBs या फिर अर्बन लोकल बॉडीज़ जैसे कि म्यूनिसिपैलिटीज़ हो गई। वेरएज अगर हम 73rd की बात करें तो वो किसकी बात करता है, वो पंचायत की बात करता है। यहाँ पर ये बोला गया है कि म्यूनिसिपल फाइनेंसेस बहुत ज़्यादा इनएडिक्वेट हैं, इनके पास इतने फाइनेंसेस नहीं है जितने होने चाहिए एक बेटर फंक्शनिंग के लिए। यहाँ पर हमें फिजिकल डेफिसिट देखने को मिल रहे हैं, टैक्स बेस इनका बहुत ज़्यादा कम हो गया है, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म जिसके बेसिस पर इनको पैसा आता था, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं हमें वीक देखने को मिल रहा है। तो इस सब से यहाँ पर बात करी गई है। ऑल्सो GST के आने के बाद कहीं ना कहीं रेवेन्यू लॉस हुआ है इनको एंड उसके ऊपर से पैंडेमिक आ गया जिसकी वजह से ओवरऑल इनका रेवेन्यू कम हो गया। तो इसी को यहाँ पर मेजरली डिस्कस किया गया है। सबसे पहले तो ये बताया गया है कि ULB का जो खुद का ओन सोर्स ऑफ इनकम है जो कि उन्हें टैक्सेस, फीस, फाइन्स इन सब से मिलता है वो बहुत ज़्यादा कम है एंड मेजरली वो डिपेंडेंट होते हैं इंटर गवर्नमेंटल ट्रांसफ़र से। इंटर गवर्नमेंटल ट्रांसफ़र का ये मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, स्टेट गवर्नमेंट हो गई, वो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है कि नीचे की तरफ अपने जो फाइनेंसेस होते हैं उनको देती है, ULBs को देती है, ठीक है, एक शेयर देती है। अब इनके पास इतना रेवेन्यू नहीं है खुद का जो कि आता था टैक्सेस ऑन प्रॉपर्टी, एडवर्टाइजमेंट हो गया या नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ के थ्रू आता था, ठीक है। ये एक अलार्मिंग चीज़ है क्योंकि खुद का रेवेन्यू तो ज़्यादा होना चाहिए। आप कब तक जो IGTs हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट रहोगे। सपोज़ करो अगर IGTs जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, उनके पास भी इतना रेवेन्यू नहीं इकट्ठा हो पाया जैसे कि पैंडेमिक में देखने को मिला, तो क्या करोगे, ULBs के पास तो पैसा ही नहीं आएगा। तो यहाँ पर इस चीज़ के बारे में बताया गया है। ऑल्सो बताया गया कि कैसे हमें इस चीज़ से आगे बढ़ना है। अगर हम ULB की ओन रेवेन्यू की बात करें, इट इज़ 47% ऑफ देयर टोटल रेवेन्यू,
जिसके अंदर टैक्स रेवेन्यू लार्जेस्ट कॉम्पोनेंट कैरी करता है अराउंड 29%। एंड इसमें भी देखो जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो सिंगल लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर हमें देखने को मिलता है। तो ये चीज़ यहाँ पर बोली गई है। एंड हाई जो डिपेंडेंसी है आईजीटीज़ के ऊपर, इंटर गवर्नमेंटल ट्रांसफ़र के ऊपर, ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, पर इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट को और भी ज़्यादा मदद करने की ज़रूरत है। एंड स्टेबल एंड प्रिडिक्टेबल आईजीटीज़ जो हैं वो पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है अगर हमें यूएलबी को और बेटर बनाना है, उनका रेवेन्यू कलेक्शन हमें इन एडिक्वेट से एडिक्वेट बनाना है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर है। दिस कैन बी इम्प्रूव्ड बाय इंक्रीजिंग द रेवेन्यू असाइन टू यूएलबीज फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, कि आप क्या कर सकते हो, स्टेट गवर्नमेंट जितना असाइन करती हैं यूएलबीज को उसको बढ़ा सकती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट जितना करती हैं उतना बढ़ा सकती हैं। फिर उसके बाद अलॉटिंग अ शेयर ऑफ स्टेट एंड सेंटर जीएसटी प्रोसीड टू यूएलबी, अगर ये चीज़ हो जाए तो यूएलबीज को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा कि आप जीएसटी का एक शेयर उनको प्रोवाइड कर रहे हो। एंड उसके बाद यहाँ पर बताया गया कि ऐसा नहीं है कि हर हमें म्यूनिसिपैलिटी में सेम ही सिचुएशन देखने को मिलती है। अगर हम क्लास 1 सिटीज़ की बात करें तो वो अपने खुद के ओन टैक्स रेवेन्यू के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं, वेरेज अगर हम क्लास बी एंड सी की सिटीज़ की बात करें जहाँ पे पॉपुलेशन 10 लाख से 50 लाख या फिर 1 लाख से 10 लाख के बीच में होता है, ठीक है, वो ज़्यादातर इंटर गवर्नमेंटल जो ट्रांसफ़र्स होते हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट होती है। ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस की बात करें तो वो इंक्रीज़ पर हैं एंड वो भी इनएडिक्वेट हैं। एंड उसके लिए ज़रूरत है कि उनको ज़्यादा पैसा मिले, क्योंकि अगर उनका ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए उनके पास पैसा नहीं होगा तो कैसे वो प्रॉपर फंक्शनिंग कर पाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ बोली गई है। तो यही था इस आर्टिकल में, मेजरली ये बताया गया है कि इनएडिक्वेट हमें कहीं ना कहीं जो फिनेंसेस हैं वो देखने को मिल रहे हैं जो कि उनकी फंक्शनिंग को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं। एंड हमें कोशिश करनी है कि उनका खुद का रेवेन्यू तो बढ़े ही, बट आईजीटी भी उनका बढ़े। ठीक है, जितना जो स्टेट दे रही है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, वो भी कहीं ना कहीं बढ़े, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करे जब उनके पास रेवेन्यू की कमी हो, एंड नए नए मेजर्स को लेकर आए। एंड ऐसे मेजर को लेकर आए जो कि ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस को ज़रूर ध्यान में रख के जो पैसा है, जो फाइनेंस है, वो कहीं ना कहीं यूएलबीज़ को प्रोवाइड करे। तो ये एक आर्टिकल था। पेज नंबर 7 पर ही हमें बहुत इंपॉर्टेंट एक देखने को मिला, स्लो व्हील्स ऑफ जस्टिस। देखिए ये जो था ना, आज का जो टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट था वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। सबसे पहले तो यही देख लो, यहाँ पे क्या बताया गया, पेंडेंसी ऑफ केसेस के बारे में बताया गया है जो कि हमें देखने को मिलता है। एंड स्लो व्हील ऑफ जस्टिस कहीं ना कहीं हमारी जो इंडियन जुडिशरी है उसके अंदर हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि केसेस इतने ज़्यादा पेंडिंग है। ऑलमोस्ट 4 करोड़ केसेस यहाँ पे बताए गए हैं कि लोअर कोर्ट्स जैसे कि डिस्ट्रिक्ट हो गई या तालुक कोर्ट्स हो गए, ठीक है, सेशन कोर्ट्स हो गए, इनके अंदर हैं, जिनमें से 25% हैव बीन पेंडिंग फॉर ओवर 5 ईयर्स। इतना ज़्यादा उनको टाइम हो गया है। फिर मेन रीज़न क्या हमें देखने को मिल रहा है, अगर हम स्टेट वाइज देखें कि डिमांड एंड सप्लाई का इशू है। ठीक है, फिर उसके बाद पर कैपिटा अगर हम केसेस को देखें, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं एंड वो क्या है, रिजॉल्व हो नहीं पाते एंड वो बढ़ते पे बढ़ते चले जाते हैं। उसके बाद हाई जुडिशियल वैकेंसीज़ हैं, जितने ज़्यादा जजेस होने चाहिए उतने ज़्यादा हैं नहीं। ठीक है, उसकी वजह से हमें जो जस्टिस है वो पुअर देखने को मिलता है। फिर अलग अलग स्टेट्स की बताई गई है कि कुछ स्टेट में डिमांड साइड प्रॉब्लम है, कुछ स्टेट में सप्लाई साइड प्रॉब्लम है। एंड बताया गया कि यूपी के अंदर बहुत ज़्यादा केसेस हमें देखने को मिलते हैं कि पेंडेंट हैं। ठीक है, बहुत बहुत साल के रहते हैं कि एक तरीके से क्लब हो जाते हैं। तो इसके अंदर यहाँ पर ये चीज़ भूल गई। ऑल्सो ग्राफ्स एंड बहुत सारे मैप के थ्रू इन्होंने बहुत सारी बातें बताने की कोशिश करी है। अगर आप मेंस की राइटिंग कर रहे हो आप इन चीज़ों को कोट कर सकते हो। जैसे कि देखो हैंगिंग फायर, इसके अंदर क्या बताया है, शेयर ऑफ केसेस पेंडिंग फॉर मोर देन 5 ईयर्स इन दी लोअर कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया कि कितना शेयर है, तो अराउंड 4.18 करोड़ टोटल पेंडिंग केसेस हमें डिस्ट्रिक्ट एंड तालुक कोर्ट्स में देखने को मिलते हैं। एंड 1.08 करोड़ पेंडिंग केसेस हैं लोअर कोर्ट में, एंड वो ओल्डर हो गए हैं देन दी 5 ईयर्स, मतलब इतने ज़्यादा पुराने हो गए हैं। सोचो कोई इंसान ने केस दर्ज किया है, वो जुडिशरी के थ्रू जस्टिस चाहता है, कब तक वो वेट करेगा? 5 साल तो नॉर्मली हो जाते हैं, उसके बाद भी पता नहीं आपको कब जस्टिस मिलेगा कि नहीं। तो ये वो वाली बात है कि लेट जस्टिस मिलना ऐसा लगता है जैसे कि वो डिनाई ही हो रहा है। तो यहाँ पर ये सिचुएशन है। फिर सेकंड वाला मैप देखिए, स्टेट वाइज शेयर कि यूपी के पास क्या है, मोस्ट पेंडिंग केसेस हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1.3 करोड़। ठीक है, उसके बाद बिहार में भी कम नहीं है, महाराष्ट्र में भी कम नहीं है। ठीक है, स्टेट वाइज यहाँ पे पेंडेंसी बताई गई है। फिर यहाँ पर देखो ओवरऑल 3068 पेंडिंग केसेस पर 1 लाख पॉपुलेशन, पर 1 लाख पॉपुलेशन भी अगर आप देखोगे तो आप देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा हाई है सारी स्टेट्स के अंदर। एंड ये देखो यहाँ पे महाराष्ट्र में एंड यूपी में देखो ये तो 4000 तक
आराम से क्रॉस कर रही है। यहाँ पर देखो 6460, ठीक है, बहुत ज़्यादा है। उसके बाद डिलेज एंड लेंथ, नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस पर 1 लाख पॉपुलेशन अगेंस्ट द शेयर ऑफ केसेस पेंडिंग फॉर मोर देन 5 years इन डिफरेंट सिटीज़, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आप इसको पॉज करके आराम से देखिए। एंड ये ग्राफ्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि सिचुएशन क्या है अभी हमारी इंडियन जुडिशरी की। कोर्ट वैकेंसीज़ की अगर हम बात करें, जितने जजेस होने चाहिए उतने हैं नहीं, बहुत ज़्यादा कम है, शायद इसीलिए पेंडेंसी ऑफ केसेस हो रहा है। एंड देखो ऐसा नहीं है कि जो अभी जजेस हैं वो अच्छे से काम नहीं कर रहे, वो एक एक दिन में बहुत बहुत केसेस देखते हैं, मोर देन 100 केसेस भी बहुत सारे स्टेट्स में देखते हैं। पर इशू ये है कि फिर भी पेंडेंसी इसलिए है क्योंकि हमारे पास एडिक्वेट नहीं है जजेस। लोअर कोर्ट्स की बात करें, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे इतनी सारे हमें देखने को मिलती है कि टोटल वैकेंसीज़ हैं। फिर अवेलेबिलिटी ऑफ जजेस, मैप शोज द नंबर ऑफ रेजिडेंट्स पर सबॉर्डिनेट कोर्ट जजेस इन 2018-19, ठीक है। यूपी अगर हम बात करें 1.13 लाख रेजिडेंट्स पर जज हैज़ द पुअरेस्ट जज अवेलेबिलिटी इन द कंट्री, फॉलोड बाय तेलंगाना, वेस्ट बंगाल एंड बिहार, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जजेस बहुत ज़्यादा कम है अगर हम पॉपुलेशन के बेसिस पर देखें। फिर उसके बाद देखो ओवर क्राउडेड प्रिजन, एक ऑक्यूपेंसी रेट होता है। ऑक्यूपेंसी रेट का मतलब ये है कि जैसे कोई एक प्रिजन बनाया, उसकी जैसे सपोज करो ये है कि उसके अंदर 1000 जो प्रिजनर्स हैं वो रह सकते हैं, तो वो क्या है, उसकी ऑक्यूपेंसी रेट है कि 1000 लोग यहाँ पर रह सकते हैं। इससे भी कई गुना ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश के अंदर देखो 177%, इसका मतलब ये है अगर 1000 लोग हैं उससे भी देखो कितने ज़्यादा आगे वहाँ पर रह रहे हैं। एंड इससे क्या इशू आता है, यहाँ से ये इशू उठता है कि देखो उन प्रिजनर्स के पास क्या रिसोर्सेज हैं, क्या उनके पास बेटर फैसिलिटीज़ हैं, क्या वो ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर रह रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि उनके साथ उन्हें प्रॉपर चीज़ें ही नहीं मिल रही हैं, जगह ही नहीं है, सफोकेशन देखो कितनी हो रही होगी। तो यहाँ पर इस चीज़ की बात आती है, ठीक है, प्रिजन रिफॉर्म्स की यहाँ पर बात आ जाती है। फिर देखो अंडर ट्रायल शेयर, अंडर ट्रायल शेयर देखो बहुत ही ज़्यादा ये प्रॉब्लमेटिक है। अंडर ट्रायल का मतलब ये है कि वो लोग हो गए जिनको डिटेन कर लिया गया है, बट उनके ऊपर कहीं ना कहीं कोई प्रूव नहीं करा गया कि उन्होंने वो चीज़ क्राइम करी है। तो देखो वो सिर्फ अंडर ट्रायल है, उनको सिर्फ डिटेन किया गया है, एंड उन्हीं को इतने ज़्यादा साल हो जाते हैं जेल में रहते रहते कि उनको लगता है कि अब तो हमारे पे क्या ही प्रूफ होगा, एक तरीके से हमें तो बोल ही दिया गया है कि आप सज़ा के पात्र हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा राइज पर है अंडर ट्रायल्स। तो ये पूरा इशू है, हमारी जुडिशरी इन सब प्रॉब्लम्स के थ्रू गुजर रही है, एंड पेंडेंसी ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इसकी वजह से हमें जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड वाला जो केस है वो देखने को मिल रहा है। पेज नंबर 8 पर एक और आर्टिकल आया, मीडिएशन बिल नॉट गेटिंग द एक्ट टुगेदर। देखो इसके अंदर एक बिल लाने की बात करी जा रही है। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन लॉ एंड जस्टिस ने रिकमेंड किया है कि कुछ चेंजेस लेकर आओ मीडिएशन बिल के अंदर। एंड देखो ये जो चेंजेस है ना, ये अभी क्या है, देखो बिल है क्योंकि ये अभी एक्ट नहीं बना है, पर फिर भी हमें अंदाज़न पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। तो देखो सबसे पहले तो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझना इंपॉर्टेंट है कि मीडिएशन क्या होता है। मीडिएशन का मतलब ये है कि आप एक तरीके से ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का एक मेथड लाने की कोशिश कर रहे हो कि आउटसाइड कोर्ट एक थर्ड इंडिपेंडेंट पार्टी के थ्रू आप हेल्प ले रहे हो एंड उसके बाद आप मीडिएशन कर रहे हो, ठीक है। एंड देखो इससे क्या होगा, अगर हम वैसे बात करें, क्या होता है कि अगर कोई जजमेंट देना होता है ओरिजिनली जो जुडिशरी है, ठीक है, जो कोर्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं बोलती हैं कि हाँ आप ऐसे कर लो, आप वैसे कर लो, आप ये सेटलमेंट कर लो, ठीक है, ये चीज़ देखने को मिलती है। बट हमें क्या प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, अभी हमने बात करी पेंडिंग केसेस की। ऐसा लगता है कि आपको जो जस्टिस है वो मिल ही नहीं पाएगा, 10 साल लग गए, 12 साल लग गए, 14 साल लग गए, ठीक है, इतना ज़्यादा टाइम हो जाता है। तो हमें क्या ज़रूरत है, हमें ऑल्टरनेट मेथड्स की ज़रूरत है जिससे क्या कर सकें, हम इन केसेस को रिजॉल्व कर सकें। स्पेशली जो केसेस जो सिविल एंड कॉमर्शियल केसेस जो होते हैं, जिनका नेचर होता है, उनसे रिगार्डिंग ये चीज़ बोली गई है। तो दैट इज़ बेसिकली मीडिएशन, कि आप आउटसाइड कोर्ट क्या कर रहे हो, मीडिएशन करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं, बिल के अंदर ये बोला गया कि मीडिएशन को एक तरीके का आप एक प्रोफेशन मानो, ठीक है, इसकी इम्प्रूवमेंट के ऊपर ध्यान दो, एंड आप ऐसी चीज़ों को लेकर आओ जिससे हम मीडिएशन स्कीम्स ला सकें जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो उसके अंदर आ सकें, ठीक है। अगर जुडिशरी के पास पेंडिंग ऑफ केसेस हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उनका जस्टिस कहीं ना कहीं डिनाई हो जाए, मीडिएशन के थ्रू भी उनको जस्टिस मिल पाए। इसके अंदर देखो बहुत सारी बातें थी। सबसे पहले तो जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि प्री
लिटिगेशन मिटिगेशन को ये क्या करना चाह रहे हैं, ये प्री लिटिगेशन मीडिएशन जो है उसको कंपलसरी करना चाह रहे हैं। एंड कंपलसरी का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये कंपलसरी हो जाएगा कि ये होना ही होना है। एंड देखो प्री लिटिगेशन का क्या मतलब है कि बिफोर फाइलिंग द केस, अगर सिविल है या कमर्शियल नेचर का केस है, आप क्या करो, आप पहले मीडिएशन करने की कोशिश करो एंड उसके बाद अगर आपका नहीं हो पाता है फिर आप कोर्ट के पास कहीं ना कहीं जाओ, ठीक है। इस चीज़ के बारे में बोला गया है। बट देखो इसी के ऊपर भी क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि इसको कंपलसरी क्यों बना रहे हो, इसको मैंडेटरी क्यों बना रहे हो, इसको वॉलंटरी बनाओ। सपोज करो किसी इंसान को कोर्ट के थ्रू ही रिजॉल्व करना है उसको, तो क्यों नहीं हो वो चीज़। एंड वो चीज़ अगर मीडिएशन के थ्रू नहीं हो पा रही है प्रॉपरली तो आप क्या करोगे। अभी तो पता नहीं ना कि मीडिएशन भी प्रॉपरली वर्क करेगी कि नहीं करेगी, अभी तो बिल में और सब चीज़ें भी आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसी चीज़ के बारे में बताई गई है कि जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है उसको हम बेटर कर पाएंगे अगर हम मीडिएशन का जो कंसेप्ट है, जो मीडिएशन का बिल है, उसको हम और भी ज़्यादा बेटर बना दें, ठीक है। ये है। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि मीडिएटर्स कैन यूनिलेटरी डिसाइड इम्पोजिशन ऑफ डिसीजन, ठीक है, वो डिसाइड कर सकते हैं, उनके पास थोड़ी ज़्यादा पावर्स दो। फिर उन्होंने बोला है कि मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया भी बनाएंगे जिसके अंदर चेयरमैन होंगे, फुल टाइम मेंबर होंगे, कुछ एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होंगे, ठीक है। ये इस बिल के अंदर बोला गया था। फिर बोला गया कि कम्युनिटी मीडिएशन के ऊपर भी ध्यान दी जाएगी। सपोज करो कोई ग्रुप है, कोई ट्रस्ट है, कोई कम्युनिटी है, ठीक है, उनके रिगार्डिंग भी हमें अगर मीडिएशन करवानी हो, ठीक है, तो वो भी करवाया जाएगा। तो इस बिल के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं एंड इसको क्रिटिसाइज़ भी किया गया है डिफरेंट जगहों पर कि मैंडेटरी मत करो, प्री लिटिगेशन मीडिएशन को कहीं ना कहीं वॉलंटरी रखो। ऊपर से मीडिएशन ठीक है बट ये है कि हम जुडिशरी के जो मेन सिग्निफिकेंस है उसको हम कहीं ना कहीं डिग्रेड नहीं कर सकते। एंड हमें क्या करने की ज़रूरत है कि ये जो ऑल्टरनेट डिस्प्यूट ये जो मैकेनिज़्म है इसको हम और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन करें, ठीक है। ये सब इस आर्टिकल के अंदर बात करी गई है। उसके बाद हमें एक पेज नंबर 12 पर आर्टिकल देखने को मिला, सेंटर हैज़ नो डेटा ऑन चाइल्ड लेबर। देखो यहाँ पर हमें ये बहुत ज़्यादा एक सैडनिंग टाइप की न्यूज़ है क्योंकि देखो चाइल्ड लेबर एक ऐसा इशू है जिसको हम कहीं ना कहीं निगलेक्ट नहीं कर सकते। एंड देश के अंदर हमारे जो बच्चे हैं अगर उनसे लेबर करवाया जा रहा है उस उम्र में जब उनको पढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, अपनी ग्रोथ के ऊपर ध्यान देना चाहिए, तो आप ये देख सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। तो सेंटर डज नॉट हैव एनी डेटा ऑन चाइल्ड लेबर इन द कंट्री एंड द रीज़न फॉर दिस इज़ ड्राइंग अप ऑफ बजटरी प्रोविजन मेंट फॉर द नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ बोली गई है एंड इसकी वजह से देखो क्या होगा, अगर कोई प्रॉपर डेटा नहीं है तो फर्दर और स्टेप्स नहीं लिए जाएंगे, फर्दर और जो स्कीम्स हैं वो इनके लिए नहीं आ पाएंगी और ये कितना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ऑलमोस्ट ऑल मिनिस्ट्रीज़ हैव टोल्ड कि उनके पास डेटा नहीं है प्रॉपर एंड प्रॉपर डेटा की ज़रूरत होगी। सपोज करो जो NGOs होती हैं वो कैसे वर्क करती हैं, वो इन्हीं डेटा के ऊपर वर्क करती हैं जो क्रेडिबल डेटाज होते हैं। जैसे यहाँ पर देखो NGOs के नाम दिया गया है, बचपन बचाओ आंदोलन, एड इन एक्शन, चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन, फिर प्रयास जुवेनाइल एड सेंटर, सेव द चिल्ड्रन एंड SOS चिल्ड्रन विलेजेस अपीयर्ड बिफोर द पैनल ऑन द इशू, ठीक है। इन्होंने यही इशू उठाया कि हमारे पास तो कोई प्रॉपर असेसमेंट का तरीका ही नहीं है, हम कैसे देख पाएंगे कि हमें बच्चों को कहाँ पर मदद करनी है, कैसे मदद करनी है, तो ठीक है। तो यहाँ पर एक सीरियस इशू हमें देखने को मिल रहा है। अब देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली GS पेपर नंबर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपके लिए चाइल्ड लेबर इम्पॉर्टेंट है। एंड देखो ये क्या बताता है, ये बेसिकली ये बताता है कि चाइल्ड लेबर एक ऐसा बड़ा इशू है जो कि ऐसा नहीं है कि अभी से ही इशू हुआ है, हमारे इंडिपेंडेंस से पहले ही हम इसको देख रहे हैं कि क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं बहुत छोटी उम्र में उनको काम पर लगा दिया जाता है। एंड प्रॉब्लम ये है कि बहुत ज़्यादा भयंकर कामों में भी उनको लगा दिया जाता था। बट थैंकफुली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये है कि जो 14 साल से कम के बच्चे हैं कहीं ना कहीं उनको फॉरबिट किया गया है, ठीक है, प्रोहिबिट किया गया है कि आप काम नहीं करो, ठीक है। एंड वो काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। फैमिली एंटरप्राइज हो गया उसके अंदर काम कर सकते हैं, या इनोसेंट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो गई, आपने देखा होगा बहुत सारे चाइल्ड आर्टिस्ट वर्क करते हैं, वो भी कर सकते हैं बशर्ते वो अपनी एजुकेशन को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें, ठीक है। तो यहाँ पर ये है। और जब हम चाइल्ड लेबर की डेफिनेशन की बात करते हैं तो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर एक्ट के अंदर बोला गया है कि बिलो 14 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, उनको कहीं ना कहीं हम चाइल्ड लेबर मानेंगे अगर वो हैजार्डियस कंडीशन में वर्क कर रहे हैं। हैजार्डियस कंडीशन का मतलब ये है जैसे कि माइंस हो गया, एक्सप्लोसिव्स हो गया, या फिर फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर जो भी जो लिखे गए हैं, ठीक है, प्रोफेशंस, उनके अंदर अगर बच्चे इंक्लूडेड हैं तो उसको माना जाएगा कि वो हैजार्डियस कंडीशन है एंड उसके अंदर वो वर्क नहीं कर सकते। 14 साल से कम के बच्चे वहाँ पर काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो दिस इज़ अबाउट द चाइल्ड लेबर। एंड आपको ये याद रखना एक्सेप्शन है कि फैमिली एंटरप्राइज में कहीं ना कहीं वो वर्क कर रहे हैं तो अलग बात है, या वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अगर वर्क कर रहे हैं तो वो अलग बात है। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमें देखने को मिला
इलेक्शन कमीशन स्टार्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैलेट बॉक्सेस ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। हमारे देश के अंदर क्या होने वाला है, जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन है वो फिर से स्टार्ट होने वाले, तो हमारे लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उसमें क्या होता है। देखो, जब हम इलेक्टोरल कॉलेज की बात करते हैं ऑफ द प्रेसिडेंट्स इलेक्शन, तो उसके अंदर हमें लोकसभा के लोग, राज्यसभा के लोग, लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो लोग हैं वो, एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, ठीक है, ये हमें देखने को मिलते हैं। ये होते हैं इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट के अंदर। वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलए की अगर हम बात करें तो वो कैसे निकाला जाता है कि टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, ठीक है, जितनी पॉपुलेशन है ऑफ द स्टेट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, एंड उसके बाद 1000 से कहीं ना कहीं क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। अगर हम वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमपी की बात करें तो वो होता है जितना ये जो निकला है एमएलएस का जो निकलता है, ठीक है, स्टेट्स के अंदर, उसको जब हम वैल्यू को टोटल कर देते हैं वो डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, तो उसके बाद हम वैल्यू निकाल पाते हैं एमपी के वोट का। नाउ हु डज नॉट टेक पार्ट इन द प्रेसिडेंट्स इलेक्शन, जब हम बात करते हैं कि कौन पार्ट नहीं लेता है, तो नॉमिनेटेड मेंबर्स हो गए राज्यसभा के, या नॉमिनेटेड मेंबर्स हो गए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हो गए, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। बेसिकली नॉमिनेटेड मेंबर्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं एक्सक्लूड हो जाते हैं फ्रॉम द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट्स इलेक्शन, ठीक है। तो यह लोकसभा, राज्यसभा, इसमें भी क्या है कि नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं है, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स है। अगर हम टर्म की बात करें तो 5 ईयर्स इनका टर्म होता है। एंड अगर हम बात करें प्रेसिडेंट्स की इलेक्शन की तो ये वाया प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट हमें देखने को मिलता है, एंड सीक्रेट बैलेट के थ्रू यहाँ पर ये जो वोटिंग होती है ये होती है। एंड एनी डिस्प्यूट अगर कोई अराइज होता है इनके इलेक्शन से रिलेटेड तो सुप्रीम कोर्ट उसको डील करता है, एंड सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होता है दैट इज़ फाइनल। प्रेसिडेंट की अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो देखो, उनको इंडियन सिटीजन होना चाहिए, मिनिमम एज उनकी 35 ईयर्स होनी चाहिए, फिर ही शुड क्वालिफाई टू बिकम अ मेंबर ऑफ लोकसभा, ठीक है, लोकसभा के मेंबर के तौर पे उनकी जो क्वालिफिकेशन है वो चीज़ हमें देखने को मिलनी चाहिए। ऑल्सो कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट उनने कहीं ना कहीं एक्वायर नहीं होना चाहिए, उनके पास होना नहीं चाहिए अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या कोई भी पब्लिक अथॉरिटी, ठीक है, तो ये हमें देखने को मिलता है। एंड उसके बाद इम्पीचमेंट आ जाता है। इम्पीचमेंट किस बेसिस पर होता है, अगर हटाना है प्रेसिडेंट को तो वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पर हमें इम्पीचमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये था अबाउट द प्रेसिडेंट, जो कि आपको पता होना चाहिए, बेसिक से कहीं ना कहीं हमारे रिलेट करता है। पेज नंबर 12 पर आया रेलवे टू चेक कॉल रिकॉर्ड्स ऑफ लोको पायलट्स। देखो हुआ क्या, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंसेस आ चुके हैं जहाँ पे सिग्नल पासिंग हमें देखने को मिलती है, रेड लाइट को कहीं ना कहीं जंप कर देते हैं जो रेल्स होती हैं वो, ठीक है। एंड इसका अगर आप देखो कि किसको आप ये बोलोगे कि हाँ आपने गलती करी है, तो वो करी है लोको पायलट्स ने, क्योंकि वो मेजरली रेल को चला रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, क्योंकि केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं तो इंडियन रेलवे ने कहा है कि हम इनके ऊपर चेक रखेंगे, इनकी कॉल रिकॉर्ड्स देखा करेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये फ़ोन पे लगे हुए थे और उसके बाद इन्हें पता ही नहीं चला कि रेड लाइट कब निकल गई, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर बोली गई है, तो उनको ज़्यादा क्रेडिबल बनाने की बात करी जा रही है लोको पायलट्स को, जिससे क्या करा जा सके, उनकी ऊपर ध्यान दिया जा सके, क्योंकि देखो इतनी बड़ी रेल होती है, इतनी सारी जानों को वो लेकर जा रहे हैं, तो आप उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो यही चीज़ यहाँ पे बोली गई। ऑल्सो एक रूल है कि मोबाइल फ़ोन बंद रहेगा जब आप इतनी इंपॉर्टेंट कोई काम कर रहे हो, जब आप रेल चला रहे हो, इतने सारे लोगों की जान आपके ऊपर टिकी हुई है, आप नहीं फ़ोन को यूज़ कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ है। फिर उसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि सरप्राइज इंस्पेक्शन भी कहीं ना कहीं सीनियर रेलवे ऑफिसर्स यहाँ पर करेंगे, जिससे पता चल जाए कि हाँ ऐसा इन्होंने क्यों किया, या सिग्नल उनको सही से मिला था कि नहीं मिला था, क्लियर विजिबिलिटी है कि नहीं, ठीक है, ये सब चीज़ें चेक करी जाएंगी। तो रेलवेज़ को बेसिकली लोको पायलट्स को और भी ज़्यादा क्रेडिबल और भी ज़्यादा अकाउंटेबल बनाने की बात करी जा रही है, जिससे वो जो ड्यूटी है वो अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी में लोगों की जान को कहीं ना कहीं प्रीशियस मानते हुए करें। पेज नंबर 14 पर हमें आर्टिकल देखने को मिला इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन इंडियाज़ पुअर नेग्लिजिबल। देखो यहाँ पर ये बोला गया है कि इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन जो है इंडिया के पुअर के ऊपर वो नेग्लिजिबल है। यूएनडीपी ने इसको स्टेट किया था ऑन द रिपोर्ट एड्रेसिंग द कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस इन डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है, विच ऑल्सो लुक्ड एट द रिपल ऑफ इफेक्ट ऑफ रशिया यूक्रेन। तो इसको कहीं ना कहीं किसने साइट किया है, निर्मला सीतारमन जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने साइट किया है। एंड उन्होंने बोला है कि इंडियाज़ वेल टेलर्ड प्रोग्राम्स कैरिड आउट ओवर द पास्ट 2 years टू सपोर्ट people and ensure they don't run the risk of slipping into poverty seem to have made an impact.
इन्होंने बोला कि हमने 2 साल के अंदर जो भी प्रोग्राम्स हम लेकर आए हैं अच्छे अच्छे, उसकी वजह से ये हुआ है कि लोग कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली स्टेबल रह पाए इतनी ज़्यादा भयंकर सिचुएशन के बाद भी। रशिया यूक्रेन का सिचुएशन हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, ठीक है, इसके बाद भी लोग कहीं ना कहीं पॉवर्टी में हमें देखने को मिला है कि हमने थोड़ा सा उनको मदद करी है। तो ये इन्होंने बोला है। इन्होंने कहीं ना कहीं जो अपनी जो प्रेजेंट सरकार है उसकी सराहना करते हुए ये चीज़ें बोली हैं। बट देखो मेन चीज़ ये है कि सिचुएशन तो अभी भी ऐसी है कि हाँ, कोई भी अगर चाहे ग्लोबली कोई चीज़ हो रही है या डोमेस्टिकली हो रही है तो पुअर के ऊपर तो इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है। अगर थोड़ा सा भी देखो नॉर्मल कमोडिटी हो गई, आलू प्याज के भी अगर प्राइसेस बढ़ जाते हैं तब भी जो गरीब लोग हैं उनके पेट के ऊपर बहुत ज़्यादा सवाल आ जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है उनको। तो यहाँ पर ये चीज़ बोली गई है। ऑल्सो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि जैसे हमने जन धन अकाउंट्स के थ्रू क्या किया है, वुमेन को कहीं ना कहीं हमने फाइनेंशियली साउंड बनाने की कोशिश करी है, इन चीज़ों ने बहुत ज़्यादा मदद करी है। तो ये एक आर्टिकल था, हमें इन्फ्लेशन से रिलेटेड देखने को मिला। एंड क्योंकि हमारी फिनेंस मिनिस्टर ने इसके बारे में कोई चीज़ बोली है तो इसलिए हमने इसको डिस्कशन में लिया। दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो, आई रियली होप यू लाइक इट। आज का द हिंदू इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि एडिटोरियल एंड टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हमें टॉपिक्स देखने को मिले। एंड एडिटोरियल 2 और भी थे, एक अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड था एंड एक फिर से राइट टू स्पीच की बात करता है, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड पर्सनल एंड ऑल्सो आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है, ठीक है, पर वो इतने ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं थे इसलिए हमने उनको प्रॉपर वे में डिस्कशन में नहीं लिया है। तो आप चाहें तो उनको पढ़ सकते हैं। दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं कल। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी IAS अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। चलिए मिलते हैं कल, बाय बाय, टेक केयर।